ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी। सीजेपी के प्रोटेस्ट का 9वां दिन आज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं युवा। आज से भूख हड़ताल पर बैठेंगे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने 40 सुरक्षाकर्मी और पुलिस जवानों को माना दोषी। विभागीय कार्रवाई शुरू करने की तैयारी। मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए नई एसओपी लागू करने की सिफारिश। शिवसेना यूबीटी के बागियों पर संजय राउत का तीखा हमला। कहा 50 करोड़ में बिके सांसद संजय देशमुख। अगर हिम्मत है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े बागी सांसद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एमसीडी ने उड़ाई धज्जियां। 44% सड़कों से फुटपाथ गायब। एमसीडी ने बना दी पेड पार्किंग। कोर्ट ने फुटपाथ को बताया था जरूरी। 2025 में 649 पैदल यात्रियों की गई जान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के नगा विधायकों के बीच हुई बैठक। कांग्रेस ने उठाया सवाल। कहा बैठक में सीएम युमनाम खेमचंद सिंह क्यों रह गायब। सीएम को कहा कागजी शेर। टीएमसी के नाम और निशान पर तेज हुई तकरार। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी ने बागी गुट पर दर्ज कराई एफआईआर। बागी गुट के नाम और लोगों का इस्तेमाल करने को बताया गैर कानूनी। दिल्ली उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट। संदिग्ध ईमेल में मंदिरों, सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशन और पुलिस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की दी गई चेतावनी। धार्मिक और सरकारी जगह की बढ़ाई गई सुरक्षा। बीजेपी के लिए धर्म से पहले धन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा वार। गिरी बीजेपी। पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 135वां एपिसोड आज होगा प्रसारित। देश विदेश के लोगों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। कार्यक्रम में लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने विचार। फीफा कप में अब शुरू होगा नॉकआउट दौर का रोमांच। 32 टीमें पहुंची नॉकआउट में। साउथ अफ्रीका और कनाडा के मुकाबले के साथ शुरू होंगे राउंड 32 के मुकाबले। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान को धमकी। कहा ईरान नहीं सुधरा तो नहीं बचेगा उसका अस्तित्व। हम और संयम नहीं बरत पाएंगे। पाकिस्तान के कराची में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला। 4 सुरक्षा कर्मियों और 6 आतंकियों की गई जान। तालिबान से जुड़े जमात उल अहरार ने ली जिम्मेदारी। कश्मीरी लोगों को पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। ख्वाजा आसिफ पर पीओके के पीएम फैसल राठौर का पलटवार। रक्षा मंत्री ने रावलकोट के लोगों की कश्मीरी पहचान पर उठाया था सवाल। नेपाल के पीएम बालेन शाह के खिलाफ 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने की गठबंधन की तैयारी। साथ आ सकते हैं केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल। दोनों नेताओं के खिलाफ बालेन सरकार की कार्रवाइयां जारी। यूरोप में जानलेवा हीट वेव का कहर। टूटे गर्मी के सारे रिकॉर्ड। 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। एनर्जी और कृषि क्षेत्र पर भी दिखने लगा असर। परमाणु रिएक्टर बंद। 1 जुलाई से बदलने वाले हैं 6 बड़े वित्तीय नियम। आधार, आईटीआर, क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट फीस से जुड़े नियमों में होगा बदलाव। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। एचडीएफसी बैंक के पूर्व चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे पर बाहरी कानूनी जांच को बताया गैर जरूरी। उठाए गंभीर सवाल। स्वतंत्र जांच में भाग लेने से किया इंकार। मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम में हो सकता है बदलाव। 8वें वेतन आयोग के पास भेजा गया प्रस्ताव। सरकार ने केंद्र कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग पर तत्काल फैसला टाला। कोटक बैंक के एमडी सीईओ का पद छोड़ेंगे अशोक वासवानी। दिसंबर 2026 के बाद दोबारा नहीं होगी उनकी नियुक्ति। बोर्ड ने नए सीईओ की तलाश की शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात में लॉन्च की भारत टैक्सी सर्विस। ड्राइवर्स को स्वामित्व देगी ये सुविधा। ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबिलिटी के नए युग की शुरुआत में।
महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब 6 सांसद पार्टी से पाला बदलकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। लेकिन अब उद्धव के बागी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा सियासी दांव चलते हुए बागियों को उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में घेरना शुरू कर दिया है, जिससे बागी नेता पहले ही टेंशन में दिखाई दे रहे थे। और अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बागी सांसदों को खुलकर चुनौती दी है। दरअसल 27 जून को संजय राउत ने महाराष्ट्र के यवतमाल के कृषि उपज बाजार समिति यानी एपीएमसी परिसर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान संजय राउत ने दल बदल की तुलना बाजार में होने वाले लेन देन से की। इस दौरान उन्होंने बागी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, सच कहूँ तो इस बाजार में उन्हें कोई 500 रुपए में भी नहीं खरीदता। उद्धव साहब ने उन्हें सांसद बनाया, उनके कंधों पर भगवा शॉल डाला, इसीलिए उनकी कीमत 50 करोड़ हो गई। अगले चुनाव में उनकी कीमत 5 रुपए भी नहीं होगी। इस दौरान संजय राउत ने बागी नेताओं को खुली चुनौती दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर उन्हें अपने निर्णय पर भरोसा है तो वो इस्तीफा दें और जनता का फिर से सामना करें। अगर आप गद्दारी करना चाहते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, फिर से चुनाव लड़िए और तब आपको पता चलेगा कि यवतमाल वाशिम के लोग गद्दारों के साथ हैं या वफादारों के साथ। वफादारों का ये सागर तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वो इन गद्दारों को बाहर न ले जाए। वहीं अब संजय राउत के इस बयान से बागी नेताओं की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि जनता ने बागी सांसदों को इसलिए चुना था क्योंकि वो ठाकरे की शिवसेना का हिस्सा थे। शिंदे के साथ जाने के लिए लोगों ने उन्हें कभी नहीं चुना था। और अब जिस तरह संजय राउत ने बागियों को खुली चुनौती दी है, उससे बागी नेताओं की सदस्यता सवालों के घेरे में आ गई है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बढ़ते समर्थन को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मचा हुआ है। उनका कहना है कि हर सरकारी अधिकारी खुद को आरएसएस से जुड़ा हुआ बताता है। उनका कहना है कि सरकारी अधिकारियों में खुद को आरएसएस का बताने की होड़ लगी है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद हर सरकारी अधिकारी खुद को आरएसएस का बताने लगा है। हम सरकार में जो भी अधिकारी आता सब में शाजापुर में था सर, तो माखन सिंह जी शाखा लगाते थे, वहाँ जाता था। भाई अभी तुम जाते हो हमारी सरकार में भी, उसके पहले कोई बताया नहीं तुमने। हर अधिकारी के मन में कुछ न कुछ तो बताता है, रहता है कि मैं अपना कमर दिखाऊं कि देखो साहब मैंने पट्टी, मैंने बेल्ट बांधा है, चड्डी पहनी है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी सोचता है। सरकार आने के बाद सब संघ के होंगे और अधिकारी सुनता हूँ। मेरे पिताजी शाखा में जाते थे, एक अधिकारी को मेरे से कहा कि मेरे पिताजी शाखा में अध्यक्ष थे। क्या बोलूं, अध्यक्ष तो होते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस में अब सिर्फ भीड़ है, अच्छे लोगों की कमी हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि संघ में अब भीड़ हो गई है, हमारी संख्या बढ़ गई है और हम एक बहुत बड़ा संगठन बन गए हैं। अब सरकार में शामिल होने वाला कोई भी अधिकारी कहता है कि मैंने भी संघ की पट्टी और चड्डी पहनी है। जब से बीजेपी सरकार बनी है सभी अधिकारी संघ के समर्थक बन गए हैं। बीजेपी नेता का बयान आते ही बड़ा विवाद शुरू हो गया। सरकारी अधिकारियों की निष्पक्षता सवालों के घेरे में आ गई। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। कैलाश विजयवर्गीय के बयान को एक्स पर शेयर करते हुए एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने साफ कहा कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का सार्वजनिक बयान अत्यंत गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़े करता है। उनके अनुसार सरकार बनने के बाद अधिकारी खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ बताने लगे हैं। जीतू पटवारी ने दावा किया कि अगर प्रशासनिक तंत्र में इस प्रकार की पहचान का चलन बढ़ा तो ये केवल राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की निष्पक्षता, तटस्थता और संवैधानिक मर्यादा से जुड़ा गहरा और गंभीर विषय है। भारत का संविधान यह अपेक्षा करता है कि शासन का हर अधिकारी संविधान के प्रति निष्ठावान हो, किसी राजनीतिक या वैचारिक संगठन के प्रति नहीं। इसीलिए इस कथन की संवैधानिक समीक्षा जरूरी है। यही नहीं बल्कि जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के गवर्नर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बीजेपी नेता के इस बयान पर संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से सवाल पूछने को भी कहा है। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि एमपी गवर्नर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश सरकार से सवाल पूछे, क्या कैलाश विजयवर्गीय के कथन से मध्य प्रदेश सरकार भी सहमत है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों की पहचान किसी वैचारिक संगठन से जुड़ी होनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री इस बयान से खुद को अलग मानते हैं या इसका समर्थन करते हैं? इस मुद्दे पर विपक्ष का साफ कहना है कि अधिकारी अक्सर सत्ता में अपना रंग बदल देता है। हालात को देखते हुए लगता है कि अधिकारी जल्दी औपचारिक रूप से आरएसएस में शामिल हो सकते हैं। वो सरकार के हिसाब से अपनी सोच बदलने की कला में माहिर हो गए हैं। वही अब कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर विवाद शुरू हो गया है, जो कहां जाकर थमता है ये देखना होगा।
नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब एक और पेपर लीक हो गया है। महाराष्ट्र में 28 जून को टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी थी, लेकिन इससे एक दिन पहले ही इसका पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी और कहा कि भिवंडी में पुलिस छापेमारी में कुछ लोगों के पास एक अनाधिकृत प्रश्न पत्र मिला, जिसमें असली परीक्षा के कई सवाल शामिल थे। हालात को देखते हुए 28 जून को होने वाली परीक्षा को टाल दिया गया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि टीईटी परीक्षा के लिए 4,28,000 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। ये राज्य के 1729 केंद्रों पर आयोजित की जानी थी, लेकिन सभी इंतजाम धरे के धरे रह गए। अब महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के इस ऐलान के बाद बवाल मच गया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और हर बार इसका केंद्र महाराष्ट्र ही क्यों बन जाता है। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने कहा, इस प्रकार सीईटी का पेपर लीक हुआ है, महाराष्ट्र नीट का भी पेपर लीकेज का केंद्र स्थान रहा है, उससे भी सरकार ने अनुभव नहीं लिया। वो शिक्षकों की ही ये टीईटी, मैं समझता हूँ उसका पेपर लीक होना बड़ी महाराष्ट्र सरकार की बेइज्जती इसके माध्यम से हुई है। इसलिए ये जो सरकार है इसमें दम नहीं, ताकत नहीं, सादा पेपर टीईटी का संभाल नहीं सकते। ऐसा सरकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का है, इसका हमें खेद है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने छात्रों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि देश में बार बार हो रहे पेपर लीक के मामले ने युवाओं के सपनों को राख कर दिया है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि ये सरकार पेपर लीक सरकार है। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार शर्मनाक शतक लगाने पर आमादा है। आप जानते हैं कि छात्रों ने पहले से ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। देश के युवा नीट पेपर लीक के बाद से ही हताश हैं, नाराज हैं। जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग कोने तक एक ही मांग गूंज रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन अब तक सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं दिख रही। और अब ये एक और पेपर लीक, इसके बाद युवाओं का ये आंदोलन और तेज होना तय माना जा रहा है। विपक्ष के हमले भी सरकार की चुनौतियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में हुए इस पेपर लीक मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। अयोध्या के राम मंदिर से भक्तों की तरफ से चढ़ाए गए चढ़ावे में लूट को लेकर शुरू हुआ बवाल बढ़ता ही जा रहा है। मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी जांच कर रही है, जिससे रोज इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अब पुलिस ने राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार और चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव के घर पर छापा मारा है। टिन्नू यादव के अयोध्या के दुर्गापुरी कॉलोनी स्थित हॉस्टल के कमरे से ही 20 लाख रुपए बरामद हुए। गिरफ्तारी के बाद टिन्नू यादव को पुलिस उनके हॉस्टल पर लेकर पहुंची और 4 पुलिस वालों के साथ टिन्नू यादव को हॉस्टल लाया गया था। फिलहाल टिन्नू यादव गिरफ्तार है और उनसे पूछताछ भी जारी है। वहीं टिन्नू यादव के पास 20 लाख रुपए मिलने के बाद ये मामला और गर्माता जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि जब टिन्नू यादव के हॉस्टल में इतना पैसा मिल सकता है तो उसके बैंक अकाउंट और गुप्त जगहों पर भी नकदी और मंदिर से जुड़ी कई कीमती सामान मिल सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही टिन्नू यादव से जुड़ी और भी जगहों पर छापा मार सकती है। साथ ही टिन्नू यादव के अलावा बाकी जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर भी ये एक्शन लिया जा सकता है। इस मामले में 8 लोगों पर एक्शन लिया गया, लेकिन चंपत राय पर कोई एक्शन नहीं लिए जाने को लेकर सवाल अब भी गूंज रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि इस पूरे मामले में चंपत राय से बड़ा खिलाड़ी और कोई नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा, हमारी मांग है कि चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। गिरफ्तार करो चंपत राय को, अनिल मिश्रा को। इन्होंने ये सब खुलेआम किया है और प्रमाण के लिए महिपाल सिंह है और दीनानाथ वर्मा है। आप उनका प्रमाण क्यों नहीं लेते? विपक्ष के तेवर से साफ है कि चंपत राय पर जब तक एक्शन नहीं होता तब तक किसी भी कार्रवाई का कोई मतलब नहीं होगा। विपक्ष पहले ही आरोप लगा चुका है कि इस पूरे मामले में बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। वहीं विपक्ष की लगातार बढ़ती मांग से तय है कि ये मामला चंपत राय पर एक्शन लेने के बाद ही कुछ थम सकेगा। हालांकि ये देखना होगा कि चंपत राय पर कानूनी गाज कब गिरती है।